इस बार का G20 क्यों है, इसमें क्या कुछ बातचीत हुई, इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए डॉक्टर बीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका जनसत्ता पर बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि G20 इस बार बेहद खास रहा, पूरी दुनिया में अब चर्चा हो रही है, तो क्या कुछ इस बार खासियत रही सर? और इस बार जो चर्चा है वो कौन-कौन सी अहम चीजों पर हुई है? देखिए, इस बार बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार का जो G20 था, वो एक हिस्ट्री में चला गया है इस तरह से कि कुछ चीज़ें ऐसी की जा सकती है डिप्लोमेसी के थ्रू, जिसके के प्रति लोग पहले शायद जागरूक नहीं थे या उसमें जाना नहीं चाहते थे। देखिए, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं 1 साल पहले लेके जाता हूँ, सबों की जो मेमोरी है वो बिल्कुल फ्रेश होगी। बाली में समझौता क्यों नहीं हुआ? बाली में समझौता इसलिए नहीं हुआ कि पूरा G20 खेमा 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, एक रूस के साथ में था, दूसरा यूक्रेन के साथ में था। और इस युद्ध के चलते लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसमें एग्री नहीं करते हैं। पहला पक्ष जो कह रहा है वो दूसरे को मंजूर नहीं है, दूसरा जो कह रहा है वो पहले को मंजूर नहीं था। और इसीलिए उसपे किसी तरह का डिक्लेरेशन जो समझौता जो था वो नहीं हुआ। और उसी फेलियर का साया दिल्ली में भी मर रहा था। दिल्ली 2020 जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें मर रहा था। लेकिन देखिए, इंडियन डिप्लोमेसी का चमत्कार 2022 से अभी 2023 में 1 साल में कुछ नहीं बदला है, जहाँ तक रशिया और यूक्रेन वॉर का सवाल है, जिसका साया कि पिछले समिट मीटिंग में पड़ा था। कुछ नहीं बदला था। हालाँकि उल्टे ये और विषाक्त हो गया है इन द सेंस कि आज के दिन में जो फ्रैंक अटैक है वो रशिया की धरती पे हो रहा है। अब जो पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध था, आज के दिन में वो रूस और नेटो युद्ध बन गया है, क्योंकि नेटो के सभी 29-30 जो कंट्री हैं, उनके मिलिट्री हार्डवेयर आज के दिन में यूक्रेन की धरती पे हैं। और उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए या उसकी ट्रेनिंग देने के लिए नेटो के फोर्सेस यूक्रेन की धरती पे हैं। तो जो स्थिति है वो और विषाक्त हो गई है। एक और चीज, आज के दिन में अभी कुछ हफ्ते पहले आपने सुना होगा कि अमेरिका यूक्रेन को डर्टी बॉम्ब दे रहा है। ये डर्टी बॉम्ब जो है ये डिप्लेटेड यूरेनियम है, जिससे कि तबाही मच सकती है, मतलब कैंसर हो सकता है, बहुत तरह की जो रेडिएशन संबंधी जो हार्मफुल एक्टिविटीज है बदन में, जो ह्यूमन बॉडी में है, वो हो सकती है। तो ये सारी चीजें डर्टी बॉम्ब से हो सकती है। और रूस ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि अगर एक भी डर्टी बॉम्ब उनके धरती पे गिराया गया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। हिंट सिर्फ एक है, रूस एकदम बिल्कुल सशक्त एटॉमिक पावर नेशन है। उसके धरती पे अगर ये डर्टी बॉम्ब वगैरह का जो थ्रेट दिया गया तो इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। अभी तक लोग इसको जो पूरी गहराई में नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसको गहराई में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फटा कहीं पे, चाहे वो यूक्रेन की धरती पे हो या कहीं और हो, तो इसकी तबाही जो है वो पूरे विश्व में आने वाले दिनों में इसकी गूंज आएगी। तो वो होने नहीं देना है। और इसके लिए जो भी चीज संभव है वो आज करना चाहिए। और यहीं पे मैं डिप्लोमेसी को, इंडियन डिप्लोमेसी और बाकी भी जो कुछ नजदीक वाले कंट्री हैं, इन्होंने जो एक स्टैंड लिया हुआ है एक जनरल कंसेंसस बनाने के लिए, मैं उसको सलाम करता हूँ। ये बहुत आगे तक जाएगा। सर, आपने रूस यूक्रेन की बात की, तो मैं एक सवाल और पूछ लेती हूँ कि यूक्रेन ने यहाँ पर कोशिश की थी कि जो ये G20 हुआ है उसमें उसे संबोधित करने का मौका मिले और यूक्रेन को लेकर कुछ बातचीत हो और ना जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर रख सके और जो अपना पॉइंट है वो रख सके, बट उन्हें मौका नहीं मिला। तो ये बात हुई कि जो यूक्रेन है वो भारत से नाराज हो गया है। देखिए, ये G20 का प्लेटफॉर्म है, इसमें यूक्रेन मेंबर नहीं है। और यूक्रेन का भी जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो ईयू के थ्रू है, यूरोपियन यूनियन इसका एक मेंबर है। और यूक्रेन आज के दिन में यूरोप का एक मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। तो इसीलिए अगर यूक्रेन को कुछ कहना था तो वो ईयू के थ्रू कह सकते थे,
लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनको एक मंच मिले, जो कि आज तक जो जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं या नेटो नेशंस हैं, उन्होंने यूक्रेन को अलग से मंच दिया हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स का फील्ड नहीं है। ये जो दिल्ली 2023 ये पॉलिटिक्स करने का जगह नहीं है। ये बिल्कुल एक खास ध्येय से बनाया गया है, जिसके लिए कि G20 बना है। और वो G20 क्या बना है, क्यों बना है? वो पूरे विश्व के इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए, जो कि एशिया में जो जब मेल्टडाउन हुआ था, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, उसके बाद जो शुरू हुआ था, इसके लिए बना है। तो आज के दिन में जो G20 है, उसका सिर्फ एक ध्येय है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो अभी है विश्व में, उसको बेहतर किया जाए। और एक और चीज है, जानते हैं, 2 ट्रैक इसमें काम करते हैं। एक है फाइनेंशियल ट्रैक, जिसका काम है कि विश्व में किस तरह से इकोनॉमी जो है वो सारे देशों का बेहतर हो, सारे देश इसमें इंक्लूड हो सके। और दूसरा जो ट्रैक है वो ह्यूमन सेंट्रिक ट्रैक है, जिसमें कि ह्यूमन रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं, जिसमें कि फाइनेंस कहीं ना कहीं आता है, उसका भी शेरपा ट्रैक, तो उसको भी एड्रेस किया जा सके। तो ये दोनों ट्रैक हैं जो कि आज के दिन में दिल्ली में एक्टिव हुए हैं। अब इसमें चाहे दोनों ट्रैक में ले लीजिए, दोनों ट्रैक में 20 कंट्रीज हैं। अभी जो कल परसों जो पहला सेशन हुआ था, उसके बाद से एक और अफ्रीकन यूनियन भी उसमें आ गए। अफ्रीकन यूनियन के अलग से 55 देश हैं, ईयू के अलग से 22 देश हैं। तो इतने सारे देशों का समावेश है। तो इसलिए अगर यूक्रेन को कुछ कहना था, तो वो ईयू के माध्यम से वो कह सकता था। लेकिन जेलेंस्की, आप जानते हैं, जेलेंस्की को काफी पैम्पर किया गया है पिछले 2 साल में। इतना पैम्पर किया गया है कि वो चाहते हैं कि उनको एक अलग प्लेटफॉर्म बने, चाहे यूएन का प्लेटफॉर्म हो, चाहे और कोई प्लेटफॉर्म हो। ये पॉलिटिकली संभव नहीं है, सबों को मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए जेलेंस्की को यहाँ पे अलग से प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन वो चूक गए अपनी बात कहने में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के वो पार्ट हैं, वो अपनी बात वहां से बता सकते थे। बिहार का कि G20 जो है इस बार जो हुआ, उसमें पश्चिमी देशों का दबदबा जो है वो पहली बार नहीं नजर आया। नहीं तो हर बार जो G7 हो, जो सबसे अमीर देश माने जाते हैं, उनका बड़ा दबदबा नजर आता था, क्योंकि मोदी जी ने साफ किया था कि भारत जो है वो यहाँ पर रूस और यूक्रेन से ऊपर उठकर बातचीत करेगा। तो ये कितना खास है, और जो विकासशील देश है उनके लिए कितनी बड़ी तस्वीर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इस बार क्या हुआ है कि आज से पहले जितने भी मंच थे जहां पे भारत जाता था अटेंड करने के लिए, चाहे वो G20 हो, चाहे बाकी ऑब्जर्वर की हैसियत में G7 हो, वहां पे भारत अपना अर्ज करता था, एक रिक्वेस्ट करता था कि मेरा ये व्यू पॉइंट है। अब उस पर ध्यान दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो बिल्कुल जो बाकी डोमिनेंट कंट्रीज थे यूरोप के, वो उनके हाथ में था। और जो उनका एक तरीका था हैंडल करने का, वो यही था कि वो जो चाहते थे वो होता था, और वो जो नहीं चाहते थे वो नहीं होता था। ये पहली बार वहां से डाइवर्शन हुआ है। आज के दिन में भारत जो चाहता है वो करने में, कराने में सक्षम है। देखिए, ये जो अभी कंसेंसस बना हुआ है ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पे, ये पॉसिबल था। ये एक दिन पहले तक, जब समिट शुरू हुई थी, एक दिन पहले तक कंसेंसस नहीं था। इंडियन डिप्लोमेसी को सलाम किया जाए। इंडिया के अलावे भी 2-1 कंट्री ऐसे थे जो कि इंडिया के साथ था, और ये कंसेंसस बनाने में काफी काम इन्होंने किए हुए हैं। तो ये डिप्लोमेसी की जो विन हुई है, जो डिप्लोमेसी की जो अहमियत है, वो पहली बार यहाँ पे उभर के सामने में आई है इंडियन डिप्लोमेसी की। तो आज के दिन में अब यूरोप क्या चाहता है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। पूरे विश्व के लिए भारत की दृष्टि में क्या सबसे अच्छी बात है, वो मायने रखता है, और उसी को सामने में लाया गया है। तो उसमें देखिए, उसमें अभी जो 4-5 चीजें क्या हुए हैं। भारत का मतलब था कि ये G20 को थोड़ा सा ब्रॉडन किया जाए, इंक्लूसिव किया जाए। तो उसमें अफ्रीकन यूनियन आ गई 55 देश के साथ में। ये ग्लोबल साउथ की वॉइस हमें पहली बार अब सुनाई देगी वहां पे, क्योंकि इसी ग्लोबल साउथ में चीन ने कुछ देशों को अपने डेब्ट ट्रैप में ऐसे जकड़ रखा है कि वो आज बिल्कुल टूटने की स्थिति में है। तो इसीलिए अब ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि अफ्रीकन यूनियन के जो 55 देश हैं, उसमें से जो कुछ टूट गए हैं या टूटने के कगार पे हैं या बेहतर भी हैं, उनको अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो एक तो ये चीज है।
दूसरा, पिछले जितने मीटिंग हुए थे उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स बड़े क्लियर थे। एक तो जो एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान जो है, गोल है, उसको अचीव किया जाए और उसमें इस बार काफ़ी ध्यान दिया गया है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में एक खास करके अलग से 2-3 पैराग्राफ जो दिए गए हैं, वो उसी को डील करता है। तीसरा क्लाइमेट को लेके था। क्लाइमेट में पहले क्या होता था कि पहले फंड्स नहीं थे। फंड के लिए लोग एग्री किए लेकिन फंड्स मिला नहीं। ट्रंप ने अपने पाँव पीछे खींच लिए। तो वहाँ पे आज के दिन में कल जो बात हुई, परसों जो बात हुई है, उसमें फिर से इसको लगभग $200 बिलियन से ज़्यादा का फंड इसको एलोकेट किया गया है, जिससे इसकी जो टेक्नोलॉजी है, न्यूअर टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सारे ऐसे देशों को उपलब्ध कराया जाए जो डेवलप नहीं हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये चीज़ है। इसके बाद क्लाइमेट के ही परिप्रेक्ष्य में जो अभी एक बायोफ्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बायोफ्यूल इंडियन दृष्टिकोण से आया हुआ है और इसके ऊपर में इंडिया काफ़ी काम कर चुकी है, जो कि यहाँ तक कि एविएशन सेक्टर में जो एविएशन जो फ्यूल है, उसमें बायोफ्यूल को मिला के इंडियन एयरफोर्स ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और इसको सर्टिफाई किया गया है। तो इतना सारा काम ऑलरेडी हो गया है। तो आज के दिन में जब G20 इसमें एग्री किया है कि चलो अब इसके आगे हम 10 से 15% या 20% बायोफ्यूल को मिलाते हैं हम फॉसिल फ्यूल में, तो कितनी बड़ी बात है। इससे कार्बन एमिशन कम होगा, पहली हैंड, और दूसरा हैंड जो डिपेंडेंस जो है फॉसिल फ्यूल पे वो कम होगा। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। इसके अलावे भी विमेन लेड डेवलपमेंट, अभी तक सब लोग बात कर रहे थे, भारत ने दिखाया है कि विमेन लेड डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है। अगला जो मेरा सवाल है वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर जो अमेरिका और तुर्की के बीच दो पक्षीय वार्ता हुई, उसमें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर जो यहाँ पर दावेदारी है उसका समर्थन किया गया। ये काफी बड़ी बात है। फिलहाल इस पर क्या कुछ चर्चा, और अगर ये हो जाता है तो इससे क्या फायदे होंगे? देखिए, ये सिर्फ तुर्की, भारत, अमेरिका ये नहीं है। मामला फंसा हुआ है कि यूएनएससी का किस तरह से रिफॉर्म हो, और ये बात पिछले लगभग 7 साल से यूएन में फंसा हुआ है और उसमें सिर्फ चीन एक ऐसा कंट्री है जो कि इसमें अड़ंगे डाल रहा है उस एक्सपेंशन के लिए। तो बात वहां आके रुकी है। और जिस दिन G20 का मीटिंग शुरू हुआ था, उससे एक दिन पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस, उन्होंने एक कर्टन रेजर की तरफ में एक बयान दिया था और उन्होंने ये एक्नॉलेज किया था कि यूएनएससी का भी रिफॉर्म होना जरूरी है। और आज के दिन में जब प्रधानमंत्री मोदी ने G20 का एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन करके दिखा दिया कि किस तरह से देन एंड देयर, मतलब आपने नाम अनाउंस किया अफ्रीकन यूनियन का, उसके जो प्रतिनिधि थे, जो चेयरमैन थे, वो प्रेजेंट थे, उसके उनके लिए चेयर आपके G20 के टेबल पे ऑलरेडी पहले से रिजर्व किया हुआ था। और ये सब आम सहमति से परोक्ष में किया गया था, परोक्ष रूप से किया गया था। तो अगर आपकी मनसा है, इफ देयर इज अ विल, तो आप ये कर सकते हैं। और ये करके प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया कि परसों उन्होंने नॉमिनेट किया अफ्रीकन यूनियन को इसमें संयुक्त करने के लिए परमानेंट मेंबर, और फिर वहीं पे अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन को, फिर वहीं पे उनको स्थापित किया और ये करके दिखाया। तो यही चीज वो कह रहे थे कि अगर यूएनएससी के मन में ये रिफॉर्म करने की चाह है तो ये सब किया जा सकता है विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। इसी में अगर एक मीटिंग बुलाएं एक्सपेंशनिज्म के लिए, रिफॉर्म के लिए यूएनएससी का, तो उसमें आपको जितने मेंबर चाहिए एडिशनल, चाहे आप 2 मेंबर रखिए, चाहे 4 मेंबर रखिए, या फिर पूरे के पूरे यूएनएससी को रिफॉर्म कर दीजिए। क्योंकि आज के दिन में इसमें कुछ ऐसे मेंबर हैं जो क्वालिफाई नहीं करते हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए, लेकिन फिर भी वो मेंबर हैं। जबकि भारत जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, जो सबसे बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये क्षमताएं हैं
यूएनएससी में इसको दूर करने के लिए एक मन शक्ति, एक आत्म शक्ति वो चाहिए, जो कि आज के दिन में वो जो विल पावर है, वो कहीं न कहीं उसकी कमी है। और इसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल भी उतने ही दोषी हैं जितने कि बाकी चाइना जैसे जो देश अड़ंगे लगा रहे हैं। यूएनएससी को बिल्कुल एकदम या तो उसको खारिज कर देना चाहिए और फिर से बनाओ, या फिर उसको रिफॉर्म करने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जिसमें कि किसी तरह का वीटो या किसी और तरह का कोई चीज ना लगे। तो ये आज के दिन में जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये करके दिखाया है कि अगर आप एक्सपेंशनिज्म करेंगे, अगर आप एक्सपैंड करेंगे किसी भी ग्रुप को, तो ये इंक्लूसिव होगा और उसी की जरूरत यूएनएससी में है। आप वो कीजिए, मोदी ने करके दिखाया है। अब ये चैलेंज, ये बॉल जो है यूएनएससी के कोर्ट में है, यूएन के कोर्ट में है कि आप भी अपने यूएनएससी का रिफॉर्म करके दिखाइए। ये यूएनएससी बहुत पुरानी संस्था है जो उन दिनों में सक्षम थी, आज के दिन में वो पूरा का पूरा सक्षम नहीं है। उन दिनों में 80 और 83 देश थे जब यूएनएससी बना था। आज के दिन में 204 देश हैं यूएन की। तो ये कहीं भी उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। और जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जो सबसे बड़ा देश है जिसमें कि इतने सारे पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 1.43 बिलियन की, उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और ये देश पिछले कम से कम 40 साल से यूएन के हर रिक्वेस्ट पे अपनी सेना भेजता है, अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है, चाहे वो पीस कीपिंग फोर्सेस हो या कहीं पे और कोई ऑपरेशन चल रहा हो, तो भारत हमेशा वहां पे खड़ा रहा है। तो इसलिए भारत को नजरअंदाज करने का कोई औचित्य नहीं है। यूएनएससी का रिफॉर्म अवश्य होना चाहिए, और उसमें सिर्फ टर्की नहीं, टर्की जैसे जितने भी देश हैं, जितने सारे देश हैं, सबों को एक सुर में आज बोलना चाहिए कि हाँ, भारत को इसकी जरूरत है और भारत की आवश्यकता है। वहां पे हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन के वहां पे रहने के लिए, और भारत ऐसे ही पूरे विश्व का 1/6 पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करता है। तो भारत जो है वो पूरी तरह से वहां पे क्वालिफाई करता आने के लिए इसको स्थान मिले। सर, जब G20 ये खत्म हुआ तो उसके बाद एक अखबार ने ये छापा, सुपर पावर इंडिया अहेड ऑफ चाइना। तो ये बहुत बड़ी हेडलाइन है। और उसके बाद जो आपने एक बात पहले कही, मैं दोहराती हूँ कि चाइना जो है वो लगातार कई सारे देशों को, जो छोटे देश है, उनको लोन देकर अधीन करने की कोशिश करता था। लेकिन ये भारत ने पहल की है कि जो विकासशील देश हैं वो अब भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि इस तरह के तमाम बड़े समिट में बैठकर अपने जो हक की बात है वो कह सकेंगे। तो ये कितनी बड़ी तस्वीर, और जो ये अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया है उसको भी चीन के लिए एक चक्रव्यूह की तरह देख सकते हैं। का इसमें थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है। देखो, आज के दिन में जबकि पूरी विश्व शक्ति भारत में थी, तो पूरे विश्व का कैमरा, इंक्लूडिंग यूरोप और जो वेस्टर्न नेशंस हैं, उनका कैमरा, उनका फोकस भारत पे था। लेकिन जैसे सब चले गए हैं, देखना फिर कल से फिर वो बीबीसी का वही पुराना राग हो जाएगा कि इंडिया में जो कहीं अगर कोई चीज निगेटिव हो रहा है तो उसको प्रोमिनेंट करके, उसको ब्लो अप करके दिखाओ। वही चीज अल जजीरा करेगा। तो और इसको फीड करने वाले हमारे ही लोग हैं। जो बीबीसी की जो यहाँ से बोलती है, जो भी उसका नाम हो, वो क्या दिखाती है? वो एक निगेटिव पक्ष दिखाती है, और वो धंधा उनका फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये बातें खत्म हो गई। लेकिन एक जो टेक अवे एक मैसेज गया हुआ यहाँ से कि इंडिया आज के दिन में डिप्लोमेटिकली सक्षम है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे कि एक जनमत बनाने की बात हो, जहां पे कि एक कंसेंसस बनाने की बात हो, जहां पे कि एक बड़े तबके को एक नेतृत्व देने वाली बात हो। ग्लोबल साउथ का मैं इंडिकेट कर रहा हूं, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। तो अगर ऐसी चीज है तो वहां पे इंडिया आज के दिन में सक्षम है, और ये आवाज अब लगातार बहुत सारे देशों से आएंगी। लेकिन जो यूएनएससी है उसमें जो 5 P5 मेंबर हैं, उसमें से चाइना जो है वो एक अड़ंगा लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पे कंसेंसस चाहिए, वहां पे रिफॉर्म किस तरह से होना है वो चाइना इसके पक्ष में नहीं है। तो ये यहाँ आके बात टिकी हुई है। अब इसके ऊपर में यूएन
सेक्रेटरी जनरल वो कैसा एक्शन लेते हैं उसकी आवश्यकता है कि अब यूएन सेक्रेटरी जनरल को अगर नाक सीधी तरह से टच नहीं कर सकते हैं तो वो हाथ घुमा के कैसे टच करना चाहिए, ये अब रास्ता एडॉप्ट करना होगा, चाइना को दरकिनार करना होगा, क्योंकि अब अधिक दिन वो इसमें अड़ंगे नहीं है। आज के दिन में नेसेसिटी है यूएनएससी सक्षम बने। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर क्यों खत्म नहीं हो रहा है, वो इसीलिए खत्म नहीं हो रहा है कि रशिया के पावर में वीटो है और जो भी प्रस्तावना वहां पे आएगी रशिया उसको वीटो लगाएगा, तो वो जो प्रस्तावना है वो वहीं पे गिर जाएगा। तो इस तरह के जो वीटो विल्डिंग जो नेशंस हैं और जो बड़े-बड़े देश हैं जो शांति के पुजारी हैं जैसे भारत, इसको आप वहां पे स्थान नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें आपको भुगतनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूएन जो है वो है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कमेटी बनाए जो कि वो जो मैंने कहा था कि हाथ को घुमा के नाक टच करने का है। अगर चीन अड़ंगा बना हुआ है तो एक ऐसा रास्ता निकालें जिसमें चाइना को दरकिनार किया जा सकता है और रिफॉर्म होनी है जिसमें कि पूरे विश्व को उसमें जो प्रतिनिधि जो हो यूएनएससी में वो मिलना चाहिए। उसमें मेन है आज के दिन में इंडिया, मेन है ब्राजील और अफ्रीका। ये तीन जो मुख्य देश हैं इनको यूएनएससी में जो सीट है परमानेंट सीट वो मिलना ही मिलना चाहिए। अब उसमें से किसको निकाला जाए किसको डाला जाए वो सेक्रेटरी जनरल के ऊपर में निर्भर करता है और वो यूएन के जितने सारे मेंबर नेशंस हैं उनके सोच पे निर्भर करता है। निहार का ठीक है सर, अगला जो मेरा सवाल है वो थोड़ा हटके है। ऋषि सुनक यहाँ पर आए, धर्म को लेकर हमारे खुद के जो नेता है, देश के जो नेता है, वो कई आपत्तिजनक बातें बोल रहे थे, लेकिन ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे सशक्त इंसान यहाँ आए, अक्षरधाम गए, आरती की अपनी वाइफ के साथ वो यहाँ पर आए और वो दोनों यहाँ पर जो परिधान में नजर आए वो भी कई लोगों की आंखें खोलने वाली है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? निहारिका, मैं सनातन धर्म को प्रणाम करता हूँ कि इसमें इतनी सहन शक्ति है कि हमारे ही धरती पे सनातन को किसी ने गाली दिया और लोग सह गए। अगर इस तरह की चीज किसी इस्लामिक देश में इस्लाम के ऊपर में किसी ने किया होता तो सारे के सारे लोगों को काट दिया गया होता। लेकिन सनातन धर्म यही है, इसमें सहन शक्ति है और इसको जो जस्टिफाई कर रहे हैं आज के दिन में, एक रावण था जिसके 10 सिर थे, लेकिन आज के दिन में भारत में ही एक ऐसा रावण उत्पन्न हो गया है जिसके 26 सिर हैं और उस 2600 सिर में एक एक मुंह लगा हुआ है और वो उसी मुंह से सनातन को गाली दे रहे हैं और जो सनातन को गाली दे रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर रहा है, उसको वो ठीक ठहराने की कोशिश कर रहा है। ये गलत है। हम देखिए सनातन धर्म में विषमताएं हैं, लेकिन किस धर्म में विषमता नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी में विषमता नहीं है? क्रिश्चियनिटी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड कास्ट वो चीज नहीं है जिसके लिए कि वो रिजर्वेशन देने की लोग बात करते हैं? क्या इस्लाम में इतने सारे सेक्ट्स नहीं हैं जिसमें से कुछ अछूत भी हैं उसमें? देखिए सारे धर्म जो हैं, सारे धर्म में विषमताएं हैं, लेकिन सिर्फ एक सनातन धर्म को टारगेट करना, जहां पे कि आज के दिन में सबके मन में है कि हाँ सनातन धर्म का भी रिफॉर्म हो, लोग ब्रॉड सोचने लगे हैं। सनातन धर्म में जो छुआछूत जो मिटाने वाले सबसे पहले कौन थे? फॉरवर्ड कास्ट के ही लोग थे जिन्होंने कहा था कि छुआछूत जाना चाहिए। तो रिफॉर्मर भी इसी में है, सनातन में ही है। तब सनातन को गाली देना और वो भी सनातन की धरती पे, मैं हिंदुओं को, मैं सनातनियों को प्रणाम करता हूं कि आप में इतनी सहन शक्ति है, हर जगह में इतनी सहन शक्ति नहीं होगी। तो जो ऋषि सुनक जो आए थे उन्होंने जो एक बात कहा था कि जय श्री राम, जय सिया राम, जो भी उन्होंने कहा था, ये बाल के खाल निकालने वाले आज के दिन में ये जो रावण है 26 सिर वाले बिहार, ये भारत की धरती पे, ये इनको कुछ समझना पड़ेगा। इनको किसी न किसी तरह से हम ही लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये रावण हम में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें जो फूट करके रखा, हमें जो विभाजित करके रखा हुआ है आजादी के अभी 75 साल में, किसने कर रखा है? किसने इतनी सारी विषमताएं उत्पन्न की है जो कि आज के दिन में दिख रहा है? क्या ये विषमताएं आज से 9 साल पहले नहीं थी? बिल्कुल थी। मतलब पूरे के पूरे जो हमारा स्वतंत्रता के बाद या पार्टीशन के बाद जो भारत है उसमें विषमताएं भरी पड़ी हैं।
आज के दिन में वो सिर्फ ऐसा हुआ है कि हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर सकते थे। अगर इस तरह से हम बोलते, अगर मैं बोलता कि मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, तो मुझे वहीं पे कम्युनल घोषित कर दिया गया होता। लेकिन बाकी लोग, जैसे आप याद कीजिए उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक भाषण दिया था विधानसभा में, लोकसभा में, कि आई एम अ प्राउड मुस्लिम एंड आई एम एन इंडियन। वो कह सकते थे कि वो प्राउड मुस्लिम, लेकिन हम नहीं कह सकते कि आई एम अ प्राउड हिंदू। हमें बिल्कुल कम्युनल घोषित कर दिया जाता। तो ये मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। और आज के दिन में जो ये 26 सिर वाला जो रावण पैदा हुआ है भारत में, इसको कहीं न कहीं हमें खत्म करना पड़ेगा। इस रावण को कहीं न कहीं मारना पड़ेगा। एक ऐसे तरीके से जो कि बिल्कुल न्याय युक्त हो। इस रावण को भारतीय जमीन से जाना पड़ेगा। ये अब और अधिक फूट नहीं डाल सकते हैं। आज के दिन में इन्होंने भारत की धरती को विषाक्त बना रखा है। सर, ऋषि सुनक की बात हुई तो एक रिपोर्ट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उस पर जरा टिप्पणी करिएगा। उसमें लिखा है कि सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को G20 शिखर सम्मेलन में अपने देश के संसदीय लोकतंत्र में कथित चीनी हस्तक्षेप से पैदा चिंताओं का जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट और कोट की है। ब्रिटेन के एक मीडिया रिपोर्ट में लिखा कि 2 व्यक्तियों के खिलाफ जासूसी के आरोप का खुलासा होने के बाद उन्होंने अपने देश की इस चिंता का जिक्र किया है। ये क्या कुछ है, और इस पर टिप्पणी कीजिए कि जो चीन है वो अब ब्रिटेन के तमाम चीजों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, चीन का हस्तक्षेप आज विश्व के बहुत सारे देशों में है। और ये जो बेल्ट एंड रोड के जो अपोजिट एक अभी जो प्रस्ताव आया हुआ है कि मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट, सऊदी, यूएस, EU और इंडिया मिलके एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो इन्होंने प्रस्ताव लाया हुआ है, ये एक संकेत है कि किस तरह से आज लोग चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, BRI प्रोजेक्ट जो था, उससे त्रस्त हैं। क्योंकि चाइना ने ये जो डेब्ट ट्रैप लगा रखा, हमने देखा हुआ है, पाकिस्तान डेब्ट ट्रैप में चला गया। उसने अपनी 2 द्वीप चाइना को लीज पे दे दी है। श्रीलंका चाइना के डेब्ट ट्रैप में ऐसे गया कि बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया। इंडिया को 3 बिलियन, $3.5 बिलियन उस समय में देना पड़ा था श्रीलंका को, कि वहां पे लोगों को खाने पीने की किल्लत ज्यादा ना हो। तो इस तरह से चाइना जो है वो अपनी टेंटिकल इसी ध्येय से बढ़ा रहा है कि किसी भी कंट्री को अपने डेब्ट ट्रैप में ले लेगा और उसके बाद फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जो मैं पहले बता रहा था कि जो ग्लोबल साउथ है, इसकी आवाज आज दुनिया को सुनना चाहिए कि किस तरह से लोग मतलब कुछ नेशन इस तरह से डेब्ट ट्रैप में लोगों को ले रहे हैं। और जो ऋषि सुनक ने कहा कि चाइना का जो टेंटिकल है, जो उसके जो सारे जो फिंगर हैं, जो दूसरों को अपने मजबूर करने के लिए जो बढ़ते जा रहे हैं, वो उसको रोकना पड़ेगा। और उसी दिशा में जो अभी ब्रिटेन जो काम कर रही है, तरह से अब लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया है कि चीन आपका भला नहीं करेगा। चीन की अपनी एक नीति है एक्सपेंशनिज्म की, और दूसरों को बाधित करने की, दूसरों के आवाज को बंद करने की, वो उसी पे चलता रहेगा। तो आपको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। और ऋषि सुनक आज के दिन में वो अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से चीन के उस ट्रैप से बचें और अपने आप को जो ब्रिटेन का पहले वाला जो रुतबा था, कहीं उस तरफ में ले जाने की कोशिश करें। निहारिका, ठीक है सर। तो चाहे चीन हो या कोई भी देश हो जो लगातार इंडिया को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाहे चंद्रयान हो, शून्ययान हो, तमाम चीजों के जो दायरे हैं वो हम तोड़कर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही पीएम मोदी नए इतिहास जो है वो लिखने की तमाम जगह से कोशिश कर रहे हैं। और G20 ने एक बार फिर से साबित किया है कि भारत की जो धमक है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। फिलहाल अपना समय देने के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर समझ देखिए, विश्व ने कल बता दिया कि भारत में वो नेतृत्व है जो विश्व पटल पे किसी से भी ज्यादा क्षमता रखती है। अब हम भारतीयों का ये कर्तव्य है कि उस क्षमता को हम अपने साथ रखें, हम अपने आप में विभाजन ना होने दें। किसी को सत्ता में आना है, अगर ऐसे क्षमता वाले जैसे मोदी हैं अभी,
कि अभी मोदी के बराबर का टक्कर का कोई नहीं है विश्व में। ऐसे लोगों को हम सिर्फ इसलिए हराना चाहते हैं कि वो पिछले 9 साल से 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये बहुत गलत होगा। ये हमारी अपनी जो एक सोच है, ये होना चाहिए कि जिस तरह से डेवलपमेंट पिछले 9-10 साल में हुआ है, हम अगले कम से कम 5 या 10 साल के लिए इस चीज को कायम रखें और सिर्फ ऐसे रावण के बातों पे ना जाएं कि हमें सो एंड सो को हराना है, इसीलिए हम जोड़ रहे हैं। ये मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हर एक भारतीय को ये चीज रियलाइज करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए एक बहुत बड़े एसेट हैं और वो गरीबों को आज इस समय में इस तरह से ऊपर लाए हुए भारत में कि गरीबों को भी जीने का हक मिला है, उनको भी पहली बार बिजली मिली है, उनके घर में टॉयलेट बना है, उनके यहाँ पे रोड मिला है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उनके खाते में चली जाती है और उनको अनाज मिल रहा है आज कोरोना के महामारी के बावजूद। तो इतनी सारी चीजें कोई पिछले मतलब इतने 75 साल हो गए, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन मोदी ने सोचा। आज के दिन में हम भारतीयों का ये सबसे पहला कर्तव्य है कि इस क्षमता को हम बनाए रखें और किसी ऐसे रावण की बात ना सुने जो सिर्फ सत्ता ग्रहण करने के लिए, कुर्सी पाने के लिए हर तरह के तरकीबें लगा रहा है, हर तरह के षड्यंत्र कर रहा है निहारिका। तो देखिए सर, जो तमाम यहाँ पर बातें हैं उनको साइड में अगर रखकर देखें तो पीएम मोदी का जो विजन है उसको लेकर जो तमाम दुनिया है वो उनकी तारीफ करती, क्योंकि जो उनका विजन है वो बड़ी आगे तरह चलता है और विजन और मिशन दोनों ही अगर उस पर भरोसा करे भारत तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। फिलहाल आपका समय देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर।